रहमान रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल रिव्यू। देखिए, वेयर देयर इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। दिस इज द recognized fact of jurisprudence. Where there is a written constitution there is a supremacy of the constitution, because written constitutions has their fundamental principle. The written constitution has their basic infrastructure. तो ये बात जो है वो हमेशा से आपने याद रखनी है। जहां पे तहरीरी आइन होगा वहां पर आइन की बरतरी होगी। ना सिर्फ आइन की बरतरी होगी बल्कि आइन के बुनियादी असूल भी होंगे, यानी कि बुनियादी ढांचा जो है वो आइन का लाजमी तौर पर जो है वो होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। कुछ ज्यूरिस्ट का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के आइन के फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन रिगार्डलेस दिस क्रिटिसिज्म देयर आर अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। No law being created in Pakistan which is contrary to the Islam and context of the Islam. पाकिस्तान में कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो इस्लाम के असूलों के खिलाफ हो। ये पहला पाकिस्तान के आइन का बुनियादी नुक्ता है, बुनियादी असूल है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा जो पाकिस्तान के आइन का फंडामेंटल प्रिंसिपल है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फेडरलिज्म। क्योंकि पाकिस्तान जो बनाया गया था वो फेडरलिज्म की बुनियाद पर बनाया गया था। 1940 की जो करारदाद पास हुई थी वो इस वादे के साथ यूनिट्स जो हैं वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। उसमें ये कहा गया था, ये अल्फाज थे कि पाकिस्तान जो है वो कन्फेडरेशन या फेडरेशन पे मबनी होगा या मुश्तमिल होगा। यानी कि पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम हुकूमत बनाया जाएगा जिसमें तमाम इकाइयों को कानून साजी के इख्तियारात दिए जाएंगे। यानी कि वफाकी निज़ाम हुकूमत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत होता है जिसमें इख्तियारात तकसीम कर दिए जाते हैं लेजिस्लेशन के। फेडरलिस्ट जो है, सेंट्रल लिस्ट क्लियर होती है, उसके पास कौन कौन से इख्तियारात हैं। फॉरेन अफेयर्स के इख्तियारात हैं, करेंसी के इख्तियारात हैं, डिफेंस के इख्तियारात हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इख्तियारात हैं। इसी तरह सूबों के इख्तियारात जो हैं उनका भी तयन कर दिया जाता है कि ये इख्तियारात जो हैं वो सूबों के इख्तियारात हैं। तो दूसरा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का वो था फेडरलिज्म। तीसरा जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक। बुनियादी हकूक उन चीजों को कहते हैं जो आइन में जिनको शामिल किया जाता है। तो आर्टिकल 7-8 से लेकर 28 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो पाकिस्तान के बताए गए हैं। ये भी पाकिस्तान के आइन का फंडामेंटल प्रिंसिपल या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो बनाया गया था उसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। वजीर आजम जो है वो चीफ एग्जेक्टिव होगा और उसकी कैबिनेट होगी और ज्यादा इख्तियारात भी वजीर आजम के पास होंगे। सदर जो है वो फेडरेशन का नुमाइंदा होगा, लेकिन वो उसके पास जो इख्तियारात हैं सेरेमोनियन होंगे, उसके पास इख्तियारात अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह नहीं होंगे। या पाकिस्तान में जिस तरह प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात 58B से पहले थे, यानी कि 18th अमेंडमेंट से पहले थे, उस तरह के इख्तियारात जो हैं ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की नेगेशन है। पावर की कंसंट्रेशन जो है वो दो हाथों में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास जो है नहीं हो सकती, एक आदमी के पास ही होती है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, where there is a written constitution there should be a fundamental principle of the constitution. The assembly which create a constitution, it is called a constituent assembly. Later on assembly is called a legislative assembly. The constituent assembly has a priority, superiority as compared to legislative assembly, because the constituent assembly create constitution,
That is why it has an upper hand as compared to legislative assembly. Legislative assembly, whenever touches these fundamental principle or amend in these fundamental principle or modified in these fundamental principle, जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कानून साज असेंबली करेगी तो अदालतें जो हैं वो आइन के बुनियादी असूलों को सामने रखकर आइन की तशरीह कर सकते हैं और जो तरमीम अपना जो है जो इसमें अमेंडमेंट की गई है इन बुनियादी असूलों में या कोई लॉ पास किया गया है तो उसको नल एंड वाइड अदालतें डिक्लेयर कर सकती हैं. लेट्स कम टू द पॉइंट. द जुडिशियल रिव्यू जो है इसका मतलब क्या है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि every law being checked on the touchstone of the constitution. Number 2, in administrative law, administrative authorities perform their function in 3 ways. Quasi judicial function, number 1. Number 2, delegated legislation functions. And number 3, purely administrative functions. Whenever the administrative authority perform their function, if which is contrary to the constitution and contrary to the law, it can be a judicial review by the superior court, by high court and by Supreme Court. In Article 199 and in Article 184 discuss about the detail of judicial review. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपने 3 फंक्शन परफॉर्म करती है तो अगर वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करे, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी करे या ग्रॉस नेग्लिजेंस करे फंडामेंटल राइट्स की, तो उनको अदालतें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो जुडिशियल रिव्यू लेकर जो है वो उसको चेक कर सकती हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकती हैं, उसको करेक्ट कर सकती हैं या उसमें जो है वो जो जिस तरह का भी ऑर्डर देना चाहे वो दे सकती हैं. 199 को जो है वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे. तो 199 के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को किस तरह जो है वो हाई कोर्ट जो है वो चेक कर सकती है और रिट्स जो हैं वो उनकी कैटेगरीज क्या हैं जिनकी बुनियाद पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को जो है वो चेक किया जा सकता है. देखिए 199 की जो रेमेडी है, इट इज अ डिस्क्रिशनरी रेमेडी. It is not a conclusive remedy. And secondly, to some extent, aggrieved person can get this remedy. Aggrieved person के अलावा भी रेमेडी हासिल कर सकता है, लेकिन जनरल प्रिंसिपल ये है कि aggrieved person ही इसकी रेमेडी जो है हासिल करेगा. It is an extraordinary remedy. When any alternative remedy is not available, you can apply for this remedy, this writ remedy. तो writ जो है वो इनफैक्ट 199 की जब हम बात करते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ ही जो है वो दायर की जाती हैं जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करती है, माल प्रैक्टिस में, माल फीसेंस में इन्वॉल्व होती है, तो इलीगल एक्ट करती है, तो उनके खिलाफ जो है वो आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 199 के तहत जो है वो रिट जो है वो दायर कर सकते हैं. पहले नंबर पर आप रिट दायर कर सकते हैं, रिट ऑफ प्रोहिबिशन. व्हाट इज द रिट ऑफ प्रोहिबिशन? इसका मतलब क्या है, लफ्जी मतलब क्या है? इशू डायरेक्शन. डायरेक्शन का लफ्ज जब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपने फंक्शन 3 तरह से परफॉर्म करती है. इशू डायरेक्शन टू द पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग ही इज नॉट परमिटेड टू लॉ टू डू. रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से कहा जाता है कि लीगली तुम ऐसे करने के हक बजानत नहीं, तुम इस तरह का काम नहीं कर सकते, तो उसको रोक दिया जाता है क्योंकि कानूनी तौर पर वो ऐसा काम करने के मजाज नहीं होती. दिस इज कॉल्ड अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन. रिट ऑफ मैंडामस जो है उसका लफ्जी मतलब जो है इशू डायरेक्शन. डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को टू अ पर्सन टू डू एनीथिंग. पर्सन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, he is required by law to do
रिट ऑफ मैंडामस में क्या होता है कि शख्स से कहा जाता है कि आप ये एक्ट करें, क्योंकि कानूनी तौर पर आप ये एक्ट करने के मजाज हैं। दिस इज योर लीगल ड्यूटी, यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्ट। इफ यू कांट परफॉर्म दिस एक्ट, यू आर वायलेटिंग द लॉ, you are violating the law and constitution. So this is called like writ of mandamus. सर सूर्य राय, रिट सर्चरी राय जो है वो क्या है? ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्चरी राय एक ही तरह की रिट है, लेकिन रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्चरी राय में फर्क ये है कि रिट ऑफ सर्चरी राय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जब अपना फंक्शन परफॉर्म कर चुकी होती है तो उस वक्त जो है ये रिट दायर की जाती है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपना एक्शन ले रही होती है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, उस वक्त जो है वो दायर की जाती है। तो इस रिट का लफ्जी मतलब, रिट ऑफ सर्चरी राय का लफ्जी मतलब जो है वो रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना। तो इसका लफ्जी मतलब जो है वो क्या हुआ? डिक्लेयर दैट एनी एक्ट डन or proceeding taken by the person mean government official, has been done, taken without lawful authority. इसमें क्या है कि कोई प्रोसीडिंग की जा चुकी, कोई एक्ट किया जा चुका है, कोई एक्शन फंक्शंस परफॉर्म किया है, तो उसका रिकॉर्ड, उसको उसकी दुरुस्तगी के लिए जो रिट दायर की जाती है उसे सर्चरी राय कहते हैं। तो रिट ऑफ सर्चरी राय क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई गलत काम करे, इलीगल एक्ट करे, नेचुरल जस्टिस की वायलेशन करे, ग्रॉस नेग्लिजेंस करे, तो उसके खिलाफ जो है रिट, ये रिट जो है वो दायर की जा सकती है। चौथे नंबर पर हेबियस कॉर्पस। अब पहले जो 3 रिट्स का हमने तज़किरा किया वो अमूमी तौर पर अग्रीव्ड पर्सन जो है वो दायर करते हैं 199 के तहत, लेकिन हेबियस कॉर्पस जो है वो अदर देन अग्रीव्ड पर्सन भी दायर की जा सकती है। तो हेबियस कॉर्पस का लफ्जी मतलब क्या है? डायरेक्ट दैट अ पर्सन इन कस्टडी, डायरेक्ट गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पर्सन इन कस्टडी बी ब्रॉट बिफोर इज, सो दैट कोर्ट में सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट ही इज नॉट बीइंग हेल्ड इन कस्टडी विदाउट lawful authority or in an unlawful manner. If any persons being confined unlawfully, तो कोर्ट कह सकती है कि ब्रिंग दिस पर्सन बिफोर द कोर्ट। कोर्ट तयन करेगी, देखेगी कि उसको वाकईतन गैर कानूनी तौर पर रखा है तो उसको आजाद करवा देगी, उसे हफ्से बेजा से जो है वो बरी करवा देगी। दैट इज कॉल्ड रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। रिट ऑफ कोवरेंटो भी अग्रीव्ड पर्सन के अलावा जिसे लोकस स्टैंडर्ड नहीं भी होती वो भी दायर कर सकता है। तो ये रिट कोवरेंटो जो है वो क्या है? रिक्वायर अ पर्सन होल्डिंग और परपोर्टिंग टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस टू शो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जिसके पास जो है वो पब्लिक ऑफिस है उससे पूछा जा सकता है अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ ही क्लेम टू होल्ड दैट ऑफिस, कि वो इस ऑफिस को किस तरह से जो है वो होल्ड करता है। तो ये 199 जो है इसमें रिट ज्यूरिसडिक्शन और मुख्तलिफ रिट्स का जो हवाला दिया गया है, तो ये पाकिस्तान में 199 के तहत जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को चेक किया जाता है, उनकी अथॉरिटी को देखा जाता है, दुरुस्त किया जाता है, उसको जो है वो हम जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहेंगे। तो जुडिशियल रिव्यू जो है उसकी डेफिनेशन क्या हुई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में? व्हेनेवर administrative authority violated the constitution, number 1, violated the law, fundamental principle of the constitution, fundamental rights, principle of natural justice, principle recognized by the civilized community or civilized people, उनकी जो है वो खिलाफ वर्जी करती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, तो उनके फैसलों पे नजरसानी की जा सकती है, रिव्यू किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू जो है वो इसका जो है वो ऑब्जेक्ट और स्कोप क्या है? ऑब्जेक्ट और स्कोप इसका ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो जब भी फैसला करें वो इन पॉइंट से एक्सीड ना करें।
किन पॉइंट से एक्सीड ना करे, वेदर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक्सीड इट्स पावर, ये देखा जाता है। जुडिशियल जो रिव्यू है उसका पहला फंक्शन ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने अपने इख्तियार से तजावज तो नहीं की। वेदर द अथॉरिटी हैज कमिटेड इन एरर ऑफ लॉ, एरर ऑफ लॉ जो है उसको कमिट तो नहीं किया, लॉ की जो है वो वायलेशन तो नहीं की, लॉ को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है, लॉ को गलत तरीके से जो है वो इम्पोज किया है, तो उसकी दुरुस्तगी जो है वो लाजमी है। वेदर दी अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी हैज कमिटेड अ ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि नेचुरल जस्टिस के 3 प्रिंसिपल जो हैं, ऑडी अल्टरम पार्टम, नोबॉडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, एंड सेकंड निमो जुडिस कॉजा स्यू, वेयर जज हैज इंटरेस्ट ही कैन नॉट हेयर द केस or sub judice the case, and third, the decision must based on speaking order. If judge speak, then there is something wrong. स्पीकिंग ऑर्डर जो है वो होना चाहिए। तो ये 3 नेचुरल प्रिंसिपल की अगर वायलेशन की गई है तो उसको अदालतें जो हैं वो इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती हैं, और किसी भी रिट के जरिए जिनका हमने पहले तस्करा किया उनके जरिए उसके फैसले को जो है वो दुरुस्त करवाया जा सकता है। Whether the authority has reached a decision which no reasonable person would have reached. अब अगर इस तरह का फैसला किया एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने अपना एक्शन लेते हुए, जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हुए, या रूल रेगुलेशन बाय लॉ बनाते हुए, या इंस्ट्रक्शन देते हुए, या डायरेक्शन देते हुए, पंफलेट जारी करते हुए, नोट जारी करते हुए, गजट जारी करते हुए, तो वो कोई रीजनेबल आदमी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जब कोई रीजनेबल आदमी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है तो उसको रिव्यू किया जा सकता है, उसकी नजरसानी जो है की जा सकती है। वेदर द अथॉरिटी हैज अब्यूज्ड इट्स पावर, अगर अथॉरिटी ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है तो उस पर भी जुडिशियल रिव्यू जो है वो किया जा सकता है। तो अब्यूज क्या है इसको मुख्तलिफ अथॉरिटी में, प्रेसिडेंट में जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि मलाइन मोटिव हो, malignant मोटिव हो, अल्टीरियर मोटिव हो, मैलस हो, प्रेजुडिस हो, तो ये सारा जो है ये अब्यूज में आ जाता है। अब if we want to understand the judicial review presently, we have to see in the history of the judicial review, where the judicial review was originated. तो जुडिशियल रिव्यू शुरू कहाँ से हुआ था? तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस और बड़ा ही दिलचस्प केस जो है वो मार्बरी वर्सेस मेडिसन जो है, ये यहाँ से जो है वो शुरू हुआ था। तो मार्बरी वर्सेस मेडिसन जो है वो ये केस जो है 24 फरवरी 1803 में जो है वो डिसाइड किया गया। दिस केस मार्बरी वर्सेस मेडिसन वाज डिसाइडेड ऑन 24 फरवरी 1803। इस केस के जो चीफ जस्टिस थे वो जॉन मार्शल थे, और जॉन मार्शल जो है उसकी तकर्री जो है वो प्रेसिडेंट एडम ने की थी, यानी कि उसकी तकर्री जो है वो एक पॉलिटिकल तकर्री थी। तो इस केस के पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी हैं कि जजेस जो है जो उनको अपॉइंट करते हैं या दो जो पार्टी उसको अपॉइंट करती हैं तो उसके भी इफेक्ट जजेस पे होते हैं। तो हम जितने भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कर लें, पॉलिटिक्स और लॉ लेजिस्लेशन इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। लॉ एंड पॉलिटिक्स रन साइड बाय साइड। तो केस के फैक्ट जो हैं वो इस तरह से हैं कि कांग्रेस हैड प्रोवाइडेड इन द जुडिशरी एक्ट ऑफ 1789, कांग्रेस ने एक लॉ पास किया, उस लॉ को हम कहते हैं जुडिशरी एक्ट 1789।
उसमें कांग्रेस ने किया क्या? द कांग्रेस गिवन अ पावर to the Supreme Court about the writ of mandamus, which previously cannot has in Constitution. The original Constitution, 1789 Constitution, is silent about the power of writ of mandamus, यानी कि उसमें मैंडामस के इख्तियारात नहीं थे। जुडिशरी एक्ट 1789 में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दे दिया कि वो रिट ऑफ मैंडामस जो है वो सुन सकती है। तो ये है इसका पहला फैक्ट केस का। दूसरा फैक्ट जो है, ऑन द नाइट ऑफ 3 मार्च 1801 मार्बरी जो है हैज बीन अपॉइंटेड ऑफ जस्टिस ऑफ पीस इन कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट। मार्बरी जो है वो 1801 मार्च 3 को जो है वो कोलंबिया का जस्टिस ऑफ पीस जो है वो अपॉइंट हुआ, एंड ही वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एडम। उसको अपॉइंट किसने किया? एडम ने। एंड प्रेसिडेंट एडम अपॉइंटेड द मार्बरी at the time which is called a lame duck period in American Constitution. उस पीरियड में उसको अपॉइंट किया जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लेम डक का पीरियड कहलाता है। लेम डक से मुराद ऐसा पीरियड होता है, ऐसा अरसा होता है जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन हर 4 साल होते हैं और हर 4 साल लीप ईयर जब फरवरी के 29 डे होते हैं उसमें होते हैं। तो जिस साल प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने होते हैं तो उस साल जो है वो शुरू में ही जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती हैं। तो जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है तो प्रेसिडेंट बड़े बड़े फैसले और खासकर अपॉइंटमेंट नहीं करता। दैट इज कॉल्ड अ लेम डक। तो लेम डक पीरियड में प्रेसिडेंट एडम ने जो है डिलिबरेटली जो है ये जो है वो अपॉइंटमेंट कर दी जो कि जो है वो इरेगुलर थी, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि नॉट अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस के मुताबिक नहीं थी। तो प्रेसिडेंट एडम जो है वो उसका कमीशन जो है वो डिलीवर करता, तो उसके डिलीवर होने से पहले ही यानी कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट उसको देता, उसकी टेन्योर जो है वो खत्म हो। अब मार्बरी जो है वो अपॉइंट हो चुका, ही हैज बीन अपॉइंटेड बट ही कांट गिवन अथॉरिटी लेटर, उसको अथॉरिटी लेटर नहीं दिया गया। नया प्रेसिडेंट जो है वो जेफरसन जो है वो उनका प्रेसिडेंट बन के जो है वो आ जाता है और उसका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है वो मेडिसन होता है। मार्बरी जो है ही रिक्वेस्टेड द मेडिसन बिकॉज द प्रेसिडेंट परफॉर्म देयर फंक्शन बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो मेडिसन से ये कहता है कि मुझे कमीशन दो, मुझे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दो, मेरी अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो हो चुकी है। तो मेडिसन जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट रिफ्यूज टू गिव अ कमीशन और लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो मार्बरी went into the court where he filed a writ of mandamus under Judiciary Act 1789। तो जुडिशरी एक्ट 1789 के तहत जो है वो मार्बरी जो है वो रिट जो है वो दायर कर सकता है और जज मार्शल जो है वो उसके पास जो है वो रिट जो है वो दायर हो जाती है। तो दिलचस्प पहलू ये है कि रिट दायर की गई कि अपॉइंटमेंट हो चुकी है, हमें कमीशन दिया जाए। तो इस्तदा ये की गई, प्रेयर ये की गई, लेकिन जज ने फैसला क्या किया? बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला है। rather than judge appointed a commission, give a commission, give a letter of appointment, what the judge did, he create a new epoch, new history. He said under which law, Judiciary Act
1789, the writ of mandamus being filed, I declared this law null and void, ab initio. जिस लॉ के तहत आप मुझसे रिलीफ लेने आए जुडिशरी एक्ट 1789 के तहत, मैं उस लॉ को ही नल एंड वाइट जो है वो डिक्लेयर करता हूं. तो कोर्ट ने ये कहा, जज ने ये कहा, जज मार्शल ने ये कहा कि कांग्रेस इनहांस द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, which Congress can't have a power, because in the fundamental principle, in basic infrastructure of the constitution, it has been ascertained, इस चीज का तयन कर दिया गया है कि this is the power of judiciary, and subsequent legislative assembly can't enhance the power of court. कोर्ट की पावर को जो है वो सब्सिक्वेंट असेंबली यानी कि कांग्रेस जो है वो इसको इनहांस नहीं कर सकती. इस बुनियाद पर जो है वो जज मार्शल ने जो फैसला जो था वो दिया, और कांग्रेस यानी कि पार्लियामान जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, उसके बनाए कानून को जो है वो नल एंड वाइट जो है वो डिक्लेयर कर दिया. जेन में ये रहे कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी आर्टिकल नहीं है, प्रोवाइजो नहीं है जिसमें जुडिशियल रिव्यू का जिक्र किया गया. तो ये जो मादे वजूद में है कोर्ट डिसीजन से, कोर्ट वर्डिक्ट से मादे वजूद में है, तो कोर्ट भी जो है वो नई लेजिस्लेशन के तरीकों को जन्म देती है. तो ये यहां से जुडिशियल रिव्यू जो है वो मादे वजूद में है. तो जज ने अपना जो फैसला दिया, उस फैसले में उसने कुछ पॉइंट जो है वंस फॉर ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है उनका तयन कर दिया. तो उसने ये कहा, जज मार्शल ने, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट क्लियरली डिफाइन इट्स लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्लियरली बता दिया जाता है कि 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, उसकी नेचर क्या है, उसके फंक्शंस एंड पावर्स क्या है, और उन पे कदगन क्या है, लिमिट्स क्या है. उनसे हटकर जो है वो लेजिस्लेशन करनी जो है ये बेसिक प्रिंसिपल या फंडामेंटल प्रिंसिपल की जो है वो खिलाफवर्जी. दूसरा पॉइंट जो है वो जज मार्शल ने जो है इसमें जिसका तयन किया वो ये था, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लॉ, बुनियादी लॉ है रियासत का, एंड सुपीरियर टू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द जज. The constitution is a fundamental law, and subsequent legislation being performed by the Congress is an inferior legislation. तो सुपीरियर जो है यानी कि सुप्रीम जो है वो लेजिस्लेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो तय की होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होता है वो सुपीरियर होता है. नंबर 3, the act of legislature contrary to the fundamental law is void and therefore cannot bind the कोर्ट्स. तो लेजिस्लेचर का एक्ट जो फंडामेंटल लॉ के प्रिंसिपल के कॉन्ट्रेरी है वो जो है वो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जा सकता. तो जिस तरह आपको बताया कि आइन के जो है वो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान आइन के फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में आपको बताया गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो ये उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं. फंडामेंटल राइट्स, ये उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं. तो इस प्रिंसिपल की वायलेशन की गई लेजिस्लेटिव असेंबली ने, इस वजह से जो है वो उस लॉ को नल एंड वाइड जो है वो करार दिया गया. द जुडिशियल पावर टुगेदर विद ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशियल पावर जो है ये हासिल होती है ओथ से. ओथ जो लिया होता है, एडमिनिस्टर किया होता है जजेस ने, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किया होता है. जजेस ने ये हेल्ड किया होता है कि वी शुड ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वी आर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. अगर कॉन्स्टिट्यूशन से मावरा कोई काम होता है तो हम उसको नहीं मानेंगे. तो मारबरी वर्सेस मेडिसन इज अ कॉर्नरस्टोन in the history of judicial review.
and this was the first case where the judicial review power has been given to the Supreme Court, Constitutional Court, Supreme Court in the United States of America, where the principle of judicial review was originated. अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के किए हुए फैसले, किए हुए एक्शन या उसकी जो नीम कानून साजी जो वो परफॉर्म करती है, वो किन ग्राउंड्स पे पाकिस्तान की अदालतें जो हैं उन पे जुडिशियल रिव्यू कर सकती हैं. Whenever you file a writ before the High Court and Supreme Court, what type of ground you have to adopt it against the administrative authority whenever they perform their administrative function. 3 administrative function. पहले नंबर पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई इलीगल एक्ट करती है, माल फेसेंस, माल प्रैक्टिस करती है, तो इलीगल एक्ट is a wrong act ab initio. If any act being performed by the administrative authority illegally, it can be rectified or declared null and void by the High Court and Supreme Court under Article 188, 199 and 184(3). Article 199, 184(3) के तहत जो है वो उसको इलीगल जो है वो डिक्लेयर कर सकती है. इरेशनैलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने इस तरह का एक्शन लिया है, रैशनैलिटी, रीजन उसको मानती नहीं, लॉजिक उसको मानता नहीं. तो जिस चीज को रीजन नहीं मानती, जिस चीज को लॉजिक नहीं मानता, तो वो एक्ट जो है उसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है. प्रोसीजरल इरेगुलरिटी, समटाइम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर in how to create a delegated legislation, rule, regulation, and bylaw. How the tribunal perform their function, they have prescribed the procedure. And thirdly, whenever the administrative authority taken a purely administrative action, तो उसका procedure भी बता दिया जाता है. तो administrative authority उन procedure को violate करती है, तो उस पे जो है वो judicial review जो है वो लिया जा सकता है. Proportionality, administrative authority take action which is more drastic than ordinary action. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो इस तरह का एक्शन लेती है जो कि ड्रास्टिक होती है, जो हद से बड़ा हुआ होता है, एक्सेसिव होता है, तो एक्सेसिव एक्ट भी जो है वो इलीगल होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी किसी के डिक्टेशन पे जो है वो एक्ट परफॉर्म करती है. एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो प्रॉपर कंसिडरेशन नहीं करती, रेलिवेंट कंसिडरेशन नहीं करती, रेलिवेंट चीजों को कंसिडर नहीं करती, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को वायलेशंस करती है, तो उसके खिलाफ जो है वो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है. अनरीजनेबलनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने जो एक्शन लिया है वो डिस्क्रिमिनेटिव है, इम्तियाज पे मबनी है, उसमें जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, साफ नजर आता है. ऑपरेटिंग अनइक्वल, साफ नजर आता है कि गैर मसावी जो है वो फैसला किया गया है या एक्शन जो है वो लिया गया है. मैनिफेस्टली अनजस्ट, नजर आता है कि अनजस्ट है, इसमें इंसाफ जो है वो नहीं किया गया. मैलाफिडी, बदनीति जो है ऑन द रिकॉर्ड, मैलिस, मैलिग्नेंट, अल्टीरियर मोटिव, वेंडिकेटिव एटीट्यूड जो है वो ऑन द रिकॉर्ड्स है, तो उस पे जो है ऑप्रेसिव है. तो जस्टिस करने का ये एक सिंपल प्रिंसिपल होता है एक्शन लेने का कि उतना ही एक्शन लिया जाए जितनी की जरूरत है, उसमें ऑपरेशन ना हो. ऑपरेशन और सप्रेशन होगी तो उसको पे भी जुडिशियल रिव्यू जो है वो किया जा सकता है. क्रॉस इंटरफेरेंस, उसके जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिविक राइट या फंडामेंटल राइट है उसमें इंटरफेरेंस जो है वो की गई है, तो वो भी जो है उस पे भी जो है वो जुडिशियल रिव्यू जो है वो किया जा सकता है. तो जुडिशियल रिव्यू किस तरह शुरू हुआ और उसकी मीनिंग क्या है, उसका ऑब्जेक्ट स्कोप क्या है, ये आज हमने डिस्कस किया है. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नुक्ता नज़र से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से, आर्टिकल 199 के नुक्ता नज़र से भी हम किसी दिन जो है वो 184(3) के नुक्ता नज़र से भी इसको जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे. तो ये है जुडिशियल रिव्यू.
where there is a written constitution, there must be a fundamental principle of constitution. Where there is a fundamental constitution, subsequent assembly, which is called a legislative assembly, whenever create a legislation against the fundamental principle of constitution, the court can declare null and void or ultra vires. उसको जो है वो null and void, ultra vires जो है वो डिक्लेयर कर सकती है, यानी कि मावरा आइन या बिल्कुल कानून से मुतसादम जो है वो उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये आज का हमारा जो था टॉपिक जुडिशियल रिव्यू। थैंक यू। खुदा हाफिज।